गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो डिस्कशन हमारा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें तो वहां पे हमने बेसिक फंडा क्लियर किया था कि पिच का मतलब क्या होता है, गेज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इंड डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एज डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अगला जो लेक्चर हमारा आज का है उसमें उसके कोडल प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं और ये जो डिस्कशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे एसएससी जेई का एग्जाम हो और चाहे वो गेट का एग्जाम हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम हो और चाहे आप असिस्टेंट इंजीनियर या यूपी के या अदर स्टेट के जो एग्जाम रहते हैं, सब में पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में और इन कोडल प्रोविजंस को कैसे रिमेंबर करना है उसको भी हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कोडल प्रोविजन के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द स्पेसिफिकेशन फॉर पिच, गेज, आप बोल्ट्स, ध्यान दीजिएगा, बोल्ट्स की बात करें या रिविट की बात करें, यहां पे दोनों बातें मेंशन की गई हैं। ये बातें बोल्ट के लिए भी वैलिड हैं और ये बातें जो आप देखोगे किसके लिए वैलिड है, रिविट्स के लिए भी वैलिड है एंड वेल्ड्स के लिए भी वैलिड है। मतलब चाहे आप बोल्ट करो या रिविटिंग करो या आप वेल्डिंग करो, तो उन केसेस में अगर आपने कनेक्शन चाहे बोल्ट से जोड़िए और चाहे आप रिविट से जोड़िए या फिर आप वेल्डिंग करिए, सबके केस में पिच डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस, जो कोडल प्रोविजन यहां पे लिखे गए हैं वो सारे वैलिड होंगे। तो आइए हम लोग यहां से सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम पिच एंड मिनिमम गेज डिस्टेंस। तो उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। तो यहां पे लिखा है मिनिमम पिच एंड मिनिमम गेज डिस्टेंस। क्या बात कर रहा है, यहां पे ध्यान देने बात है कि आपको एग्जाम में यह ध्यान देना है कि मिनिमम की बात कर रहा है या मैक्सिमम की बात कर रहा है। तो यहां पे बात कर रहा है कि मिनिमम पिच एंड मिनिमम गेज डिस्टेंस कितना हो सकता है। तो ये आपका जो कोडल प्रोविजंस रहता है ये रहता है 2.5 इंटू नॉमिनल डाय ऑफ बोल्ट। नॉमिनल डाय, यहां पे एक चीज और ध्यान देना, एग्जाम में कंफ्यूजन कैसे होता है, कंफ्यूजन ये होता है कि अगर सपोज आपको एग्जाम में मिनिमम पूछा है तो यहां पे नॉमिनल डाया की जगह पे आपको एग्जाम में क्या कर देगा कि डाया ऑफ होल दे देगा। तो आपको फोकस ये करना है कि यहां पे जो डाया दिया गया फाई, ये डाया कौन सा है, दैट इज नॉमिनल डाया। तो फाई इज द दैट इज ये है नॉमिनल डाया, नॉमिनल डाया मतलब मिनिमम कम से कम इतना पिच, कम से कम इतना पिच आपको और कम से कम इतना गेज डिस्टेंस देना जरूरी है। ऐसा क्यों करते हैं उसका भी रीजन हम लोग यहां पे समझते हैं। यहां पे देखिए, अगर ये रिविट है, अगर ये रिविट कनेक्शन रहेगा तो सैंक डाया या नॉमिनल डाया आप यहां पे रखोगे। अगर वो बोल्ट रहता है तो बोल्ट में जो थर्ड पोर्शन होता है उसको कंसीडर नहीं करना है। जो आपका स्मूथ पोर्शन होता है, जो आपका सैंक होता है, उसको हम लेते हैं, दैट इज स्मूथ डायमीटर जो रहता है उसको 2.5 इंटू 5 करते हैं, दैट इज नॉमिनल डायमीटर। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही फोकस करना होगा कि एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए होंगे कि डाया ऑफ होल को हम लगाएं या डाया आप सैंक लगाओगे या डाया ऑफ नॉमिनल करके देगा। तो ध्यान है, डाया ऑफ नॉमिनल बोलोगे या उसको सैंक डाया बोलोगे। तो इस तरीके से आपको फोकस करना है। अब बात करते हैं यहां पे, अब ये क्या था, मिनिमम पिच और मिनिमम, ये तो मिनिमम की बात हो रही, कम से कम इतना देना तो है ही है। अभी हम डायग्राम से भी समझेंगे कि इसका मतलब क्या था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे। इसको ऐसे देख सकते हो, सपोज आपका जो कनेक्शन है इस तरीके से अगर आप देखें, दिस इज द, अगर मान लेते हैं दैट इज द कनेक्शन, ये है लैप जॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, दिस इज द लैप जॉइंट। ठीक है, लोडिंग कुछ भी हो सकती है, टेंशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। सपोज पी लोड लगा दिया और यहां पे आपने क्या कर दिया, पी लोड लगा दिया और आपने क्या किया, यहां पे रिबिट कनेक्शन या बोल्ट कनेक्शन बना दिया इस तरीके से। ठीक, ये आपने क्या कर दिया, रिबिटिंग कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहां पे रिबिटिंग कर दिया। बोल्ट भी हो सकता था, रिबिट भी लगा सकते हो, वेल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि यहां पे जो आप कंसीडर कर रहे हो ये वैल्यू, ये इसके सेंटर टू सेंटर जो भी वैल्यू आप ली गई है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलोगे, पिच। क्या बोलोगे, दैट इज पिच। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो लिया जाता है दैट इज कॉल्ड पिच। और ये पिच की वैल्यू कह रहा है कि दैट इज 2 पॉइंट, मिनिमम की बात कर रहा है। मिनिमम का मतलब इससे लेस देन नहीं होना चाहिए, मतलब पिच इज नॉट लेस देन 2.5 टाइम 5, ये कहना चाहता है।
ठीक है, मतलब यहां पे इससे कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम हो गया तो दिक्कतें आती हैं कि अगर सपोज आपने इससे कम कर दिया तो फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। आपने इसको बहुत ही क्लोज लगा दिया तो प्लेटें जब आप बहुत क्लोज लगाओगे तो इससे भी दिक्कत ये आती है कि आपस में जो ज्वाइंट होता है काफी पड़ोस में आ जाता है, तो कनेक्शन बनाने में भी दिक्कत आती है। प्लस आप जब इसमें बनाओगे क्या कहते हैं होल बनाओगे तो पास पास जो होल हो जाता है तो टेंशन फेल्योर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मतलब अगर ज्यादा होल रहते हैं किसी भी बॉडी में या किसी भी प्लेट में कनेक्शन में, तो जब टेंसाइल फोर्स लगता है तो उसमें नेट एरिया बहुत कम हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि उसके टेंसाइल फेल्योर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वो क्रैक्स जैसा डेवलप हो जाएगा। इस वजह से काफी पड़ोस में नहीं बनाते हैं। तो एक मिनिमम डिस्टेंस को मेंटेन किया गया ताकि 2.5 से हम लोग उसको कर सके। अब बात करते हैं अगली बात, ये तो था आपका फोर्स कंप्रेशन भी हो सकता था और टेंशन, मिनिमम में दोनों के समान रहते हैं, इस चीज का ध्यान है। अगली बात करते हैं मिनिमम इंड डिस्टेंस एंड एज डिस्टेंस। अब मैंने आपको पढ़ाया था इंड का मतलब क्या होता है और एज का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे देखते हैं। अगर हम बात करें एंड का मतलब क्या होता है तो हमने उस दिन देखा था जब हमने डायग्राम बनाया था, तो सपोज ये छोटा सा डायग्राम हम ले लेते हैं इस तरीके से समझाने के लिए। ये सपोज आपका कोई डायग्राम है और आपने क्या किया, यहां पे सपोज ये लगा दिया बोल्ट, ये लगा दिया रिवेट बोल्ट, इस तरीके से आपने बना रखा है और लोड आपने लगा दिया, सपोज पी लोड लगा दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा था कि यहां पे जो हम कनेक्शन बना रहे थे इस पॉइंट पे, अगर हम देखें ये टॉप व्यू है हमारा, तो टॉप व्यू में अगर आप देखोगे इस सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस थी ये डिस्टेंस, ठीक है, और आप ये देखोगे ये दैट इज कॉल्ड एंड डिस्टेंस। तो यहां पे बात क्या कर रहा है, दैट इज एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस। मिनिमम कितना रखना है तो दैट इज आप देखोगे 1.5 आप देख रहे हो, दैट इज 1.5 यहां पे वैल्यू कंसीडर की गई है, दैट इज 1 पॉइंट टाइम डाया ऑफ होल लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपका मशीन कट रहता है उसके केस में ऐसा करते हैं। अब अभी समझाएंगे मशीन कट में क्या होता है और हैंड कटिंग में क्या होता है उसके बारे में। और जो ये डिस्टेंस आप देख रहे हो इस सेंटर से ये वाली डिस्टेंस, तो इसको क्या बोलोगे, दैट इज एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस दैट इज 1.5 टाइम डाया ऑफ दिस। आपको ध्यान रखें या तो इसको ये लिख सकते हो या 1.7 इंटू डाया ऑफ ये लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो 1.7 टाइम्स, दैट इज 1.7 टाइम डाया ऑफ होल। तो आपको क्वेश्चन में या तो वो बताएगा कि मशीन कट है या हैंड कटिंग है। अब कैसे समझते हैं, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोडल प्रयोजन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको ध्यान क्या रखना है। कैसे कंफ्यूजन होता है, यहां पे किसको आपने लिया, नॉमिनल डाया को लिया, और यहां पे किसको कंसीडर कर रहे हो, डाया ऑफ बोल्ट या होल, यहां पे डाया ऑफ होल कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, दोनों में अंतर है, वहां पे सैंक डाया कंसीडर कर रहे हो और यहां पे आप क्या ले रहे हो, होल डाया या ग्रॉस डाया की बात कर रहे हो। तो दोनों को याद रखना है कि जब आप बात करते हो दैट इज अगर आप मिनिमम एंड डिस्टेंस या एज डिस्टेंस की बात करते हो तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि 1.5 टाइम डाया ऑफ होल या ग्रॉस डायमीटर को कंसीडर करते हैं। अब कैसे इसको रिमेंबर किया जाए कि कंफ्यूजन यही रहता है कि सर 1.5 लें कि 1.7 लें, इस तरीके का कंफ्यूजन एग्जाम में आ जाता है। 1.5 इसलिए लिया क्योंकि अगर आप देखोगे आपकी कटिंग टूल अच्छा होगा, अगर आप मशीन से होल को बना रहे होगे तो आपकी जो क्वालिटी है, जो स्पेसिफिकेशन है वो अच्छा रहेगा। सपोज आपने किसी मशीन के थ्रू ड्रिल कर दिया, उसको होल बना दिया तो वो बहुत अच्छा होल बनेगा, लेकिन वही अगर आप हैंड से बनाओगे या मैनुअली करोगे तो वो होल का जो डायमीटर होता है वो करेक्ट नहीं बन पाता है, उतना सही नहीं बन पाता है। जब सही नहीं बन पाएगा तो आप देखोगे कि जो क्वालिटी है वो सही नहीं रहेगी। जब क्वालिटी सही नहीं रहेगी तो आप ये करिए कि जो भी डिस्टेंस आप ले रहे हो, अगर आपकी क्वालिटी सही है तो ये डिस्टेंस आप कम रख लीजिए, जब क्वालिटी खराब हो तो आप ये जो डायमीटर आप 1.5 ले रहे थे अब उसको 1.7 टाइम डाया ऑफ होल कर दीजिए। अब आप ये होल यहां ना बनाएंगे, मान लो ये 1.5 डिस्टेंस है, यहां पे 1.5 टाइम्स डाया ऑफ होल है, लेकिन जब आप करोगे हैंड से कटिंग तो आप कोशिश करिए ये जो भी वैल्यू ले रहे हो थोड़ा सा यहां पे आप बनाइए, इस तरीके से आपको होल बनाना पड़ेगा।
क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आपको पता है कि मशीन से जब हम ड्रिलिंग करेंगे या होल बनाएंगे तो उसकी क्वालिटी आप अच्छे से मेंटेन कर सकते हो। इस वजह से क्या करना पड़ता है कि 1.5 क्यों लेते हैं और 1.7 क्यों लेते हैं? जिसमें क्वालिटी खराब हो उसको आपको एज डिस्टेंस ज्यादा देना पड़ेगा, इंड डिस्टेंस देना पड़ेगा, और जिसमें क्वालिटी अच्छी हो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? कम डिस्टेंस देना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से चीजों को रिमेंबर कर सकते हो, आपको आई होप कि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी बात 1.7 टाइम्स डाया बोल्ट होल या रिवेट होल की बात कर लें। किसके लिए? दैट इज हैंड कट। किसकी बात कर रहे हैं? हैंड कट। और यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? दैट इज मशीन कट की बात कर रहे हैं। क्लियर? अब बात करते हैं ऐसा क्यों करते हैं, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, मुझे इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस देने की जरूरत क्यों पड़ी। अब यहां पे सबसे इट इज प्रोवाइडेड फॉर टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, शियर फेल्योर, शियर को रोकने के लिए, स्प्लिटिंग, बियरिंग, फेल्योर ऑफ द प्लेट। मैं जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी बताऊंगा कि शियर का मतलब क्या होता है। शियर का मतलब यह होता है कि अगर आपने कोई लोड लगाया और ये बोल्ट इससे कट होके इस तरीके से हो जाता है, सपोज ये बोल्ट लगा था, इस पे लोड पड़ा और ये बोल्ट इस तरीके से खिसक गया, तो इसे बोलते हैं शियर फेल्योर बोलते हैं। तो शियर फेल्योर को रोकने के लिए स्प्लिटिंग का मतलब होता है अलग अलग हो जाना, ऐसे ऐसे अलग होना। सपोज दो प्लेटें आपस में कनेक्ट थी और आपने फोर्स लगाया, टेंसाइल इधर से खींच दिया और एक इधर से खींच दिया, तो इस तरीके से आप देखोगे। अगर हम इसको प्रैक्टिकली भी देखें तो प्रैक्टिकली ये देख सकते हैं, सपोज यही है प्लेट, मान लेते हैं कि इसको है, और प्रैक्टिकली अगर हम देखें सपोज ये पेज है और पेज को हम फुल्ली खींच रहे हैं, इस तरीके से खींचेंगे कसके, तो आप देखोगे सपोज यहां पे अगर मान लीजिए कोई क्रैक्स डेवलप हो गए या जहां पे बोल्ट होल आपने प्रोवाइड किया था तो वहां पे देखोगे साइड से जो है दूरी बनना शुरू हो जाती है, तो उसे बोलते हैं स्प्लिटिंग फेल्योर। स्प्लिटिंग फेल्योर जो होगा, मैं फेल्योर वाला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है और बेयरिंग फेल्योर क्या होता है। बेयरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट, बेयरिंग फेल्योर ये होता है कि सपोज बोल्ट ज्यादा ताकतवर होता है, मान लिया बोल्ट क्या करता है कि उसमें ज्यादा फोर्स लगा देता है प्लेट पे, तो प्लेट का जो शेप होता है, जो आपने डायमीटर सपोज प्रोवाइड किया होगा इस तरीके से, मान लेते हैं आपने ये प्रोवाइड किया, तो आप सपोज ये प्लेट है, आपने प्लेट के अंदर प्रोवाइड किया, तो क्या करता है जब ज्यादा फोर्स लगता है इसकी वजह से इसका शेप थोड़ा प्लेट का बढ़ जाता है, इस तरीके से हो जाता है। तो आप देखोगे कि इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेट का साइज आप देखते हो वो चेंज हो जाता है, उसमें आपका देखोगे डायमेंशन थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा। तो पहले ये डायमीटर था, अब उसके बाद चेंज होकर के ये हो जाता है। तो बियरिंग फेल्योर, शियरिंग फेल्योर और टेयरिंग फेल्योर ऑफ द प्लेट को रोकने के लिए आप क्या करते हो, दैट इज इंड डिस्टेंस प्रोवाइड करते हो और क्या करते हो, एज डिस्टेंस प्रोवाइड करते हो। तो इस वजह से ऐसा करना पड़ता है। सपोज यही मान लेते हैं कि यही बोल्ट अगर आप यहां पे प्रोवाइड कर देते या डाया प्रोवाइड कर देते, तो मान लिया कभी टीयरिंग फेल्योर हुआ या बियरिंग फेल्योर हुआ, तो आप देखोगे अगर आपने इसको इंड पे प्रोवाइड कर दिया है तो क्या होगा, जब इंड पे प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, बोल्ट बाहर निकल के जा सकता है। तो इस वजह से प्रॉपर इंड डिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है और प्रॉपर एज डिस्टेंस आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हो। आई होप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 1.5 क्यों लेते हैं, 1.7 क्यों लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो यहां पे एक तो ये मिनिमम था भैया, मिनिमम आपको देने देना है, इससे कम नहीं होना चाहिए, और एक होता है कि आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो, एक मैक्सिमम भी लिमिट होती है कि भैया इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग यहां पे मैक्सिमम एंड एंड एज डिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए मैक्सिमम एंड और एज डिस्टेंस होता है, कोडल प्रोविजन ये कहता है 12 टाइम, दैट इज ये वैल्यू रहती है, दैट इज 12 टाइम टी इंटू अपसाइलन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब ये अपसाइलन का जो वैल्यू होता है ये कोडल ने दिया, दैट इज 250 अपान एफ वाई देता है। ये एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी रहती है, दैट इज आप देखोगे दैट इज 250 अपान एफ वाई रहती है। ठीक, अब एफ वाई ज्यादातर जो स्टील सेक्शन बनाए जाते हैं वो माइल्ड के बनाए जाते हैं। आई होप अगर मान लो क्वेश्चन में कभी बता देता है कि एफ वाई कुछ अलग है तो आंसर यहां पे चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं बोलता है तो जनरली आपको एफ वाई 250 ही कंसीडर करना है। जब 250 पुट करोगे तो 250 से कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज आंसर आएगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। जब आप इसकी वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा देन द मैक्सिमम एज एंड एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 12 टाइम क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 12 टाइम्स टी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहां पे ऐसा इसको प्रोवाइड क्यों करते हैं, कहां पे प्रोवाइड करते हैं, एक खास बात और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एक चीज ये ध्यान देना है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, किसको लिखते हैं, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। अब फ्रेंड्स
मैं थिनर प्लेट को क्यों कंसीडर कर रहा हूं, थिकर प्लेट को क्यों नहीं ले रहा हूं, इसका भी कारण समझते हैं। देखो, जो फेल्योर होगा वो थिनर प्लेट से होता है। सपोज आपने लोड लगाया और जो फेल्योर अकर करेगा, मान लिया दो प्लेटें हैं, एक थिक प्लेट है और एक थिन प्लेट है। तो सपोज अगर आप देखोगे थिन प्लेट और थिक प्लेट की अगर हम बात कर लें, तो अगर आप फेल्योर की बात करते हो, जैसे मान लें कभी हमने देखा कि दो प्लेटें आपने यूज की, ठीक है, दो प्लेटों में अगर हम बात करें, सपोज एक प्लेट आपने इस तरीके से ली जिसकी थिकनेस इस तरीके से थी और एक आपने ये बना दिया, ठीक है, मान ले पी लोड यहां पे लगा दिया और पी लोड आपने यहां पे लगा दिया। दूसरी प्लेट भी है, एक पी लोड आपने यहां लगा दिया, पी लोड यहां लगा दिया। तो आप देखोगे जो थिनर प्लेट है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जब आप स्ट्रेसेस निकालोगे तो स्ट्रेसेस इस केस में ज्यादा आएंगे, क्योंकि स्ट्रेस होता क्या है आप जानते हो, दैट इज स्ट्रेस की अगर बात करें सिग्मा फोर्स अपान क्या लिखोगे, एरिया लिखोगे, और यहां पे भी सिग्मा क्या लिखोगे, फोर्स अपान एरिया। आप ये देखोगे कि यहां का एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला आएगा, दैट इज दिस एरिया। अगर आप देखोगे परपेंडिकुलर, अगर आप देखोगे दैट इज दिस एरिया, ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे एरिया लोगे, कंसीडर करोगे परपेंडिकुलर, दैट इज आप यहां पे बना लीजिए, ठीक है। तो आप देखोगे यहां पे जो वैल्यू आप कंसीडर करोगे, यहां का एरिया ज्यादा होगा, यहां का एरिया क्या होगा, कम। अगर आप एरिया यहां कम करोगे तो स्ट्रेसेस क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। अगर आप ये एरिया यहां पे बढ़ाओगे तो स्ट्रेसेस क्या होंगी, कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब थिनर प्लेट होती है उसका फेल्योर क्या होता है, पहले होता है, और थिकर जो प्लेट होती है उसका फेल्योर बाद में होता है। तो जिसका फेल्योर पहले होता है वही स्ट्रक्चर को डिसाइड करता है कि आपका स्ट्रक्चर फेल हो रहा है या नहीं। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, थिकनेस आप क्या लेते हैं, थिनर प्लेट लेते हैं। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन बनाएगा वो क्या बोलेगा, 12 टाइम्स बोल देगा, फिर 4 ऑप्शन में ये कर देगा, 12 टाइम्स बोलेगा थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, फिर 12 टाइम्स बोलेगा थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट। तो इस तरीके से आंसर बोल देगा। तो आपको पहचानना है कि किसको कंसीडर करना है, थिनर प्लेट को। क्यों कंसीडर करना है, क्योंकि थिनर प्लेट का जो फेल्योर होता है वो क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। तो इस तरीके से कोडल प्रिविजन को आप रिमेंबर कर सकते हो। अब बात करते हैं, यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं ऐसा क्यों प्रोवाइड किया। 2 बातें आती हैं हमारी हैं कि सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि यहां पे हमने जो प्रोवाइड किया था वो आपकी वैल्यू थी मिनिमम कितना एज डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर हम देखें, सपोज ये लैप जॉइंट है, क्या है, लैप। लैपिंग का मतलब होता है कि 2 चीजों को थोड़ा सा लैप करा दो, ओवरलैप करा दो, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, लैपिंग जॉइंट बोलते हैं। मैं डिस्कस करूंगा बहुत अच्छे से लैप जॉइंट क्या होता है, बट जॉइंट क्या होता है, लेकिन अभी के लिए बस जानना जरूरी है कि लैप का मतलब क्या होता है। लैपिंग का मतलब होता है ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, एक प्लेट लिया, दूसरी प्लेट से ओवरलैपिंग करा दिया, फिर मैंने उस पर टेंसाइल फोर्स लगा दिया। अब चाहे आप टेंसाइल लगाइए या कंप्रेशन लगाइए, दोनों के केस में ये रिजल्ट सेम रहते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, चाहे ये टेंशन हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए वैलिड है। किसके लिए वैलिड है, टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए। मतलब मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस और मैक्सिमम एज डिस्टेंस और मैक्सिमम एंड डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 1.5 टाइम्स डाया ऑफ होल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे इसके सेंटर से जो भी आपका कनेक्शन है, जो भी होल है, उससे सेंटर से, और जो प्लेट की एंडिंग है या एज डिस्टेंस की बात कर लें, एंड और एज की बात कर ले, वो 1.5 टाइम डाया से कम नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कर लें, 12 टाइम टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 12 इंटू टी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मतलब हमें इतना प्रोवाइड करना है, ज्यादा प्रोवाइड कर देंगे मटेरियल का वेस्टिंग हो जाता है। सपोज आपने क्या कर दिया कि अगर आपने ये डिस्टेंस ज्यादा प्रोवाइड कर दी, सपोज मैं ज्वाइंट को यहां लेके चला है, जब आप जॉइंट को लेके आ गए तो मटेरियल का जो आप देख रहे हैं, जो मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसकी आप इकोनॉमी भी देखनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको मटेरियल मिल गया और आप झोंक दिए उसको। आपको ध्यान देना है कि मटेरियल को सही तरीके से यूज करने के लिए आपको प्रॉपर एंड डिस्टेंस, एज डिस्टेंस, मैक्सिमम कितना देना है, मिनिमम कितना देना है, ये ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि सपोज आपने ज्यादा प्रोवाइड तो कर दिया लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो आप देखते हो कोई भी चीज को कनेक्ट करना होता है तो आप प्रॉपर ओवरलैपिंग कराते हो, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं कराना होता। अगर ओवरलैपिंग कराना ही होगा ज्यादा, बहुत ज्यादा, तो आप दूसरा जॉइंट बना लोगे। तो इस हिसाब से एक प्रॉपर ओवरलैपिंग कराते हैं ताकि वो मेंबर उस लोड को क्या कर सके, ले जा सके या कैरी कर सके विथआउट फेल्योर। इसलिए हमको प्रॉपर एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस को क्या करना होता है, प्रोवाइड करना होता है। अगली बात ये करते हैं कि हम लोग इसके केस में
कि प्रॉपर कितना पिच देते हैं। मैक्सिमम पिच की बात करें, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो शुरुआत में डिस्कस किया था कि कितना वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं, मिनिमम पिच की बात किए थे। अब हम बात जो करेंगे वो मैक्सिमम पिच की बात करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम पिच पूछा जाता है कितना प्रोवाइड हम लोग करते हैं। तो मैक्सिमम पिच के बारे में डिस्कस करेंगे, चाहे वो टेंशन मेंबर हो या कंप्रेशन हो या स्टैगर्ड पिच हो, सबके बारे में हम लोग डिस्कस यहाँ पे करते हैं। तो अगला जो टॉपिक हमारा है वो इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ में चीजें आ रही होंगी। अगर कोई दिक्कत रहती है तो प्लीज आप इस लेक्चर में जो आप कमेंट कर सकते हो, और उसके बाद मैं अगले लेक्चर में उस चीज को फिर से रिपीट कर दूंगा ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए कोडल प्रोविजन रिमेंबर करने में। तो हमें हर सारे कोडल प्रोविजन का एक रीजन समझना है। जब रीजन समझ में आ जाएगा तो आप देखोगे कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। क्योंकि देखो एग्जाम में अक्सर होता क्या है कि हमें कंफ्यूजन होता है, 50-50 दो चीजें पता है लेकिन उसमें हम कंफ्यूज रहते हैं। मुझे कंफ्यूजन नहीं चाहिए, मुझे क्रिस्टल क्लियर चीजें चाहिए। हाँ, ये आंसर होगा तो होगा, इसी तरीके से पढ़ना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज मैक्सिमम पिच की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैक्सिमम पिच की। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो भी आता है दैट इज टॉपिक 4th, मैक्सिमम पिच। मैक्सिमम पिच, मैक्सिमम पिच फॉर रिवेट्स स्लैश बोल्टेड bolts and welded connection, welded connection। तो आपको ध्यान देना है किसकी बात कर रहा हूं। एक चीज अंडरलाइन करिए, दैट इज मैक्सिमम पिच। अभी तक जो डिस्कशन हुआ था वो मिनिमम पिच का डिस्कशन हुआ था, जिसमें मैंने 2.5 टाइम इनटू नॉमिनल डाया कंसीडर किया था। अब जो बात करना है वो मुझे बात करना, दैट इज मैक्सिमम पिच कितना हम लोग दे सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहां पे आते हैं, दैट इज मैक्सिमम पिच की हम लोग बात करेंगे। क्लियर? अब पहला ही बात ये कर लेते हैं, फॉर रिवेट्स भी हो सकता है और आपका वेल्ड कनेक्शन भी हो सकता है। तो सपोज अगर मैंने कोई जॉइंट, अगर लैप जॉइंट ले लिया, चाहे आप बट बेल्ट लीजिए, चाहे बट जॉइंट लीजिए या लैप जॉइंट लीजिए, सबके केस में कोडल प्रोविजन सेम रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो दैट इज, सपोज ये है आपका प्लेट, ये है आपका प्लेट, और आपने क्या किया, इसको ओवरलैप करा दिया, दैट इज ओवरलैपिंग। ये आपने क्या किया, ओवरलैपिंग करा दिया। ठीक, अब आपको क्या करना है, सपोज मैक्सिमम पिच फॉर रिवेट्स एंड वेल्डेड कनेक्शन इन टेंशन। ध्यान दीजिएगा मैं किसकी बात कर, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में, इन टेंशन। टेंसाइल फोर्स लगा होगा, उसकी वजह से कितना आ सकता है। तो सबसे पहले मुझे इस पे कौन सा फोर्स लगाना चाहिए, दैट इज टेंसाइल फोर्स लगाना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया, दैट इज टेंसाइल फोर्स लगा दिया, पी फोर्स, दैट इज टेंसाइल फोर्स, पी लगा दिया। अब बात करते हैं यहां पे जो ज्वाइंट हमने बनाया, इसमें मैंने क्या लगा दिया, दैट इज सबसे पहले मैंने लगा दिया, दैट इज ये लगाया मैंने रिवेट कनेक्शन। ठीक है, ये हो गया रिवेट, ये इसका हेड हो गया। ठीक है, दैट इज द हेड। इस तरीके से आप देख सकते हो। दिस इज द हेड। क्लियर? अब बात करते हैं यहां पे कि मुझे कितना देना चाहिए वैल्यू। तो इसके बीच में जो मैक्सिमम पिच आप देखोगे, दैट इज ये वैल्यू आती है, इसका सेंटर टू सेंटर होता है, दैट इज सेंटर टू सेंटर। ये आप किसी भी कनेक्शन को सामने से देखते हो। अभी मैंने इसका ना टॉप व्यू बनाया है और ना ही इसकी 3D मैंने बनाई है। जब मुझे पढ़ना होगा तब हम बनाएंगे, जब पूरा डायग्राम मुझे अच्छे से पढ़ना होगा कि कनेक्शन कितने टाइप का होता है, तब वहां पे हम बहुत अच्छे से समझाएंगे, तब आपको और क्लियरिटी आएगी। तो ये वैल्यू जो आप देखोगे, दैट इज पिच, दैट इज पिच। किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पिच की बात कर रहे हैं। अगर मैक्सिमम पिच की बात कर रहे हैं, दैट इज, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं, टेंशन की बात कर रहा हूं, तो दैट इज टेंशन की अगर बात करूं, नॉट ग्रेटर देन 16T और 200 mm। मतलब जो मैक्सिमम पिच आपकी हो सकती है, मैक्सिमम पिच जो बात करें, P इक्वल टू 16T
और 200 mm, ब्रैकेट में लिख सकते हो विच एवर इज लेस, विच एवर, बहुत इंपॉर्टेंट है, विच एवर इज लेस, मतलब कि ये कि दोनों में जो कम हो उसको कंसीडर करना है। सपोज टी, यहां पे जो है टी क्या है उसको जान लेते हैं, तो पी ए मैक्सिमम है, किसकी बात कर रहा हूं, पी मैक्स की बात कर रहा हूं। मतलब आपको दो कनेक्शंस के बीच में, दो रिबिट्स के बीच में 16T और 200 mm से ज्यादा वैल्यू नहीं देनी है। इसका कारण क्या होता है वो भी हम समझेंगे अभी। अब बात कर लेते हैं टी क्या है, तो टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ईएस में, गेट में ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब कई बार एग्जाम में क्या होता है, दो प्लेट दे देता है, बोल देगा भैया इसका जो डायमेंशन है, ऐसे बोलेगा क्वेश्चन में ये बोलेगा कि ये प्लेट जो है इसका जो डायमेंशन है, सपोज बोल दिया 200 क्रॉस 10 mm है, और सपोज ये वाली जो प्लेट थी, सपोज ये वाली वो 200 क्रॉस 8 mm है। बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगाना है। तो क्या करोगे, पहले तो ये डिसाइड करना है कि कनेक्शन कैसा है। टेंसाइल फोर्स लगा होगा तो 16T और 200 mm लेना है आपको। उसके बाद में टी कौन सी थिकनेस है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट है, जो थिकनेस कम होगी उसको आप कंसीडर करना है। तो आप देखोगे दैट इज द 8 mm इज द थिकनेस ऑफ मिनिमम प्लेट। मतलब आप देखोगे 10 में से और 8 में से थिन कौन होगा, 8 mm। 8 mm वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो आपको क्या करना है कि यहां पे 16 इंटू 8 करोगे, 200 करोगे, 16 8 कितना होता है, 128 होता है, ठीक है। तो आप उस तरीके से देखोगे तो आप देखोगे दैट इज यहां से निकल के जो आएगा वैल्यू 128 आ गया, 200 mm आ गया, उसमें से कम कौन सा है, 128 कम है। तो आंसर आपका क्या होगा, 128 mm की पिच आपको इसके बीच में कंसीडर करना है, इससे ज्यादा नहीं देना है। दूसरी बात कर लें यहां पे अगर हम, तो हमने क्या देखा था, जो ये वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए, दैट इज 2.5 टाइम्स, दैट इज 5। इसको ब्रैकेट में नॉमिनल डाया लिखते हैं, नॉमिनल डाया। तो यहां पे मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, पी मिनिमम कितना देना होता है, 2.5 टाइम्स 5। क्लियर। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग रिमेंबर कर सकते हैं। अब वाई हम इसको क्यों प्रोवाइड करते हैं, क्यों मुझे इतना मैक्सिमम मिनिमम हमें देना पड़ता है, तो सबसे पहले नोट करके एक पॉइंट समझते हैं। ठीक है, नोट क्या कहता है कि हम इसको क्यों प्रोवाइड किए, इसका रीजन समझिए। रीजन इसलिए हम लोग समझना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में इसको याद करना आसान हो जाता है। मैक्सिमम पिच इज प्रोवाइडेड to prevent separation of plate। मतलब कि ये अगर आप इसकी पिच को प्रोवाइड नहीं करोगे, देखो यहां पे अगर मैं इस डिस्टेंस को मेंटेन ना करूं 20 को, तो प्लेटों का क्या हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है, अलग हो सकती हैं आपस में। भाई अगर आपने सपोज इसकी प्रॉपर डिस्टेंसिंग नहीं की, तो जब टेंसाइल फोर्स लगाओगे इस पे तो इसका सेपरेशन हो जाएगा, ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा अलगाव इनके बीच में आ जाएगा। तो इस वजह से क्या करना पड़ता है कि सेपरेशन को रोकने के लिए प्लेट को, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम पिच को भी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो था किसका, दैट इज फॉर था टेंशन। अब बात करते हैं यहां पे अगला जो बात कर रहे हैं, दैट इज सेकेंड वन, मैक्सिमम पिच फॉर बोल्ट्स एंड वेल्ड कनेक्शन फॉर कंप्रेशन। दूसरी बात का बहुत इंपॉर्टेंट है इन कंप्रेशन। अभी मैं याद करा दूंगा आपको कि कंप्रेशन में ऐसा क्यों कर रहे हैं, इतनी वैल्यू कम क्यों ले रहे हैं, और टेंशन में ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब फ्रेंड्स अगर सपोज मैं बात कर लूं, दैट इज इसी फोर्स को अगर मैं बात करूं, तो ये फोर्स जो आप टेंसाइल लगा रहे थे, अब ये फोर्स फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, दैट इज कंप्रेशन। क्लियर। यहां पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, दैट इज दिस फोर्स इज द कंप्रेसिव फोर्स, दैट इज पी। जब आप यहां पे लगाओगे तो ये जो डिस्टेंस होती है दैट इज चेंज हो जाती है, दैट इज अगर आप देखोगे तो कोडल प्रोविजन है दैट इज 12T और 200 mm 16T था, और यहां पे अब क्या आ गया, 12T आ गया। तो इसको मैं लिख देता हूं दैट इज 12T, 12 के आसपास रहता है।
अब बात कर ले ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो मिनिमम आपको तो इतने रखना है, इससे कम नहीं करना है। तो मिनिमम चाहे टेंशन में हो और चाहे वो कंप्रेशन में हो, वो 2.5 टाइम नॉमिनल डाया से कम नहीं होना चाहिए। नॉमिनल डाया बोलो और सैंक डाया बोलो, और सैंक डाया, मैं बार बार चीजों को इसलिए रिपीट करता हूं ताकि किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो यहां पे याद रखना है कितना लेते हैं, दैट इज 12T और 200 mm। अब बात करते हैं यहां पे, दैट इज यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आंसर क्या हो जाएगा, 12T और 200 mm, विच एवर इज लेस, जो इनमें से कम होगा उसको आपको कंसीडर करना है। टी की बात करें, थिकनेस ऑफ दैट इज थिनर प्लेट, और जो मिनिमम पिच रहेगी वो आपकी इतनी ही रखनी है, दैट इज सेम 2.5 टाइम्स डाया। अब फ्रेंड्स एक बात है ये कि हम इसको याद कैसे करते हैं, रिमेंबर करने का तरीका देखो। एक तो ये है मैक्सिमम पिच क्यों प्रोवाइड करते हैं, एक तो सेपरेशन, ठीक है, टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ प्लेट, hence Pmax is provided। अब ये एक रीजन ये समझते हैं। अब भैया इसमें ये देखो फोर्स कैसा लग रहा है, इसमें अगर आप फोर्स देखोगे तो कंप्रेसिव फोर्स है, कैसा है, कंप्रेसिव फोर्स है। जब कंप्रेसिव फोर्स लगेगा तो आप देखोगे ये फोर्स मॉलिक्यूल को पड़ोस लाने की कोशिश करेगा। कहां लाने की करेगा, इस तरीके से आप देखोगे पड़ोस में चीजें आएंगी। जब चीजें पड़ोस में आएंगी तो आप देखोगे कि इनके बीच में अगर आपने डिस्टेंस ज्यादा कर दी, गलती से भी ज्यादा कर दी, तो अगर किसी मेंबर की जो लेंथ है अगर आपने ज्यादा कर दी और कंप्रेसिव लोड लगता है तो वहां पे बकलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। किसके, बकलिंग के चांसेस होते हैं। बकलिंग क्या होता है वो भी मैं समझता हूं भी। तो आप देखोगे यहां पे जो फेल्योर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आप देखोगे इस तरीके से चीजें आकर के, दैट इज बकलिंग। वहां पे भी हो रहा है तो यहां पे भी वही चीज होगी, तो आप देखोगे दैट इज इस तरीके से आप देख सकते हो, दैट इज बकलिंग। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, दैट इज इसको लिख सकता हूं, दैट इज बकलिंग, दैट इज बकलिंग, ठीक है। अब बकलिंग क्या होता है, जब कंप्रेसिव फोर्स लगता है तभी जाकर के, अगर हम किसी कॉलम की बात कर ले, प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझा देता हूं सोम का कॉन्सेप्ट। तो अगर सपोज दिस इज द कनेक्शन है, अगर आपने कोई लोड P लगाया है, एक लोड यहां पे लगा दिया, तो आप देखोगे कोई भी मेंबर इस तरीके से है, थिन लेते हैं मेंबर, सपोज दिस इज द मेंबर, और आपने ये दोनों साइड में हिंज कर दिया है, क्या कर दिया है, हिंज कर दिया, और आप ऊपर से P लोड लगा रहे हो, तो आप देखोगे कि इसकी जो बकलिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। सोम में पढ़ा होगा, दैट इज अगर हम देखें, अगर लेंथ इसकी L रहती है तो आप देख सकते हो बेसिक फंडा L इफेक्टिव इक्वल टू, अगर दोनों साइड हिंज होता है तो L इफेक्टिव इक्वल टू क्या लेते हैं, L लेते हैं। और लोड की अगर बात करें तो पाई स्क्वायर E अपान EI मिनिमम अपान L इफेक्टिव क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अगर सपोज आप देखोगे L की वैल्यू अगर आप बढ़ाओगे, किसकी वैल्यू बढ़ाओगे, दैट इज L की वैल्यू, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, मेंबर की कम हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, जब कंप्रेसिव लोड रहता है तो आप 16T प्रोवाइड नहीं करोगे, कितना प्रोवाइड करोगे, 12T प्रोवाइड करोगे। मतलब आपको जो वैल्यू क्या करनी है, जो हम टेंशन में इनके ज्वाइंट को और जो रिवेट बना रहे थे उनको अब इतना दूर दूर नहीं रखना है, उनको थोड़ा सा क्या करना है, पड़ोस में लाना है। तो टेंशन में चलो ये दूरी पे ठीक था, लेकिन कंप्रेशन में इनको थोड़ा आपको यहां पे हेल्ड करना पड़ेगा, और आपको कनेक्शन कहां पे बनाना पड़ेगा, यहां पे बनाना पड़ेगा। याद करना कितना आसान हो गया, कंप्रेशन होगा तो आसपास थोड़ा कनेक्शन को रखना है, दैट इज 12T हो सकता है, और जब टेंशन की बात करेगा तो किसको कितना रखना है, 16T रखना है। तो रिमेंबर करना आसान हो गया। आज से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि जब कोई चेन कनेक्शन हो या सॉरी रिवेट कनेक्शन हो या बोल्ट कनेक्शन हो या वेल्ड कनेक्शन हो तो टेंशन होगा तो 16T, और जो कंप्रेशन होगा तो 12T होगा। तो इस तरीके से आप चीजों को रिमेंबर कर सकते हो। तो टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ प्लेट हेंस P मैक्सिमम इज प्रोवाइडेड, एंड आल्सो टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। मैं याद करने का तरीका आपको बता दिया, बकलिंग को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप गेट ES और SSC JEE अदर एग्जाम सब में ढूंढोगे, सब में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं। बस एक बार समझ लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार डेटा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन यही रहता है, सर 16T लगाएं या 12T लगाएं। मैंने आपको रीजन बता दिया कि कंप्रेशन होगा तो आपको पड़ोस रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि बकलिंग हो सकती है, इस हिसाब से आपको काम करना होगा। तो इस तरीके से आप रिमेंबर कर सकते हो।
अब डिस्कशन करते हैं। तो आपने ये देखा कि यहां पे हम वैल्यू कंसीडर कर रहे थे, तो ये आपका कनेक्शन था। अब जो बात करने हम जा रहे हैं, अगला जो बात करेंगे वो स्टैगर्ड पिच की बात करेंगे। अभी तक जो पिच की बात कर रहे थे वो नॉर्मल पिच की बात कर रहे थे, मतलब मुझे वैल्यू जो स्टैगर्ड कंसीडर नहीं किया। अब जो हमारी बात होगी वो हम बात करेंगे, हमें जो ध्यान देना यहां पे है वो ये है कि स्टैगर्ड पिच की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दैट इज स्टैगर्ड पिच की। तो उसका डिस्कशन हम लोग यहां पे कर लेते हैं। तो स्टैगर्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्टैगर्ड पिच क्या होती है, मैंने बताया था कि स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है। आज भी फिर से डिस्कस करेंगे कि स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन ये है मैक्सिमम पिच फॉर रिवेट्स, बोल्ट्स एंड। मैक्सिमम पिच की जगह पे यहां पे हमें ध्यान देना है, केस जो बनना है केस वो है स्टैगर्ड पिच। स्टैगर्ड पिच, पिछला वाला जो केस था उसमें आपने जो डिस्कशन किया, हमने वो डिस्कशन किया था। उस वाले केस में अगर हम देखें, सपोज दिस इज द कनेक्शन, अगर हम बात करें दैट इज इस तरीके से, ठीक है, दैट इज द कनेक्शन। और आपने लोड लगा दिया, दैट इज पी लोड लगा दिया। टेंसाइल भी हो सकता है, कंप्रेसिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, ठीक है। अगर ये टेंसाइल है, पहले मैंने जो टेंसाइल पढ़ा था, सपोज दिस इज द, आपने यहां पे बना दिया वैल्यू, और उसके बाद में आपने कनेक्शन जो बना, एक यहां पे बना दिया, एक आपने यहां पे बना दिया, और एक आपने यहां पे बना दिया, तो एक आपने कनेक्शन यहां पे बना दिया, ठीक है। ये केस जो वैलिड है स्टैगर्ड पिच व्हेन गेज डिस्टेंस नॉट ग्रेटर देन 75, बहुत इंपॉर्टेंट है, 75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब के लिए वैलिड होता है, ठीक है। मतलब जो गेज डिस्टेंस आप देख रहे हो, सपोज दिस इज द गेज डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू जो है आपकी, दैट इज देखोगे, दैट इज जी इज नॉट ग्रेटर देन 75, तभी ये वैलिड होगा। मतलब 75 mm से ज्यादा गेज डिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अब ये बात कर लेते हैं भैया रिवेट क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस थोड़ा सा करते हैं। सपोज दैट कि अभी जो मुझे बात करना है वो स्टैगर्ड के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है? स्टैगर्ड। तो आप देखोगे ये जो वैल्यू है वो स्टैगर्ड हो जाएगी, दैट इज स्टैगर्ड हो जाएगी। जब आप स्टैगर्ड हो जाएगी तो आप देखोगे, मैंने बताया था कि स्टैगर्ड पिच का मतलब क्या होता है। स्टैगर्ड पिच वो पिच होती है जब हमारा जो वैल्यू देखोगे, अगर सपोज एक रिविट यहां पे हो जाता मान लिया, तो अगर इस केस में देखोगे तो नॉर्मल वैल्यू पिछला वाला केस हो जाएगा जो चेन में एकदम कनेक्शन था। लेकिन जब इससे इंक्लाइंड पोर्शन पे कोई वैल्यू रहेगी या रिविट रहेगा तो उसे बोलते हैं स्टैगर्ड। अब स्टैगर्ड रहेगा तो इसके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस आपकी बात की जा रही है, दैट इज अगर मैं बात करूं तो दैट इज पी मैक्स की। अगर मैं बात करूं पी मैक्स जो वैल्यू आएगी उसमें क्या करते हैं हम लोग 50% इंक्रीज कर देते हैं पिछली वाली वैल्यू में। तो पी मैक्स इज द 50% इंक्रीज ऑफ प्रीवियस वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू और नॉर्मल पिच केस। कैसे याद करते हैं अब इसको देखते हैं। पिछला केस हमारा क्या था, मैंने क्या बताया कि मुझे अब जो कंसीडर करना है टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है, तो पी मैक्स जो हम लिखेंगे उसमें 50% का इंक्रीमेंट करेंगे। तो नॉर्मल वैल्यू पिछले केस में हमने कितना लिया था 16T, तो यहां पे अगर आप करो तो 1.5 टाइम्स दैट इज 16T। 50% मतलब क्या होता है 50%। यहां पे इंक्रीज करोगे तो 1 + 50% निकालोगे दैट इज 1.5 आएगा 16T। और दूसरा कितना था 200 था, अगर इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24T और ये आ जाएगा 300 mm। ऐसा क्योंकि अभी बताते हैं। विच एवर इज लेस। अब बात ये कर लेते हैं कि यहां पे T वही रहेगा, T इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट को कंसीडर करना है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू हम बात कर रहे थे दैट इज दिस वैल्यू, ये जो आपको कंसीडर करना है, अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू दैट वैल्यू इज पी मैक्स नॉट ग्रेटर देन 24T और 300
mm। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे एक और बात समझे ऐसा क्यों किया गया, आप इसमें वैल्यू 24t कैसे ले लिए, मतलब अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या लिया था, 16t लिया था। पिछले केस में 16t या 200 mm पढ़ा था, और अभी क्या हो गया कि जब स्टैगर्ड की बात कर लिए तब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि एक आपने रिविट प्रोवाइड किया है, ठीक है, उसके बाद आपने यहां पे प्रोवाइड नहीं किया है। तो जब आप बोल्ट का यूज कम करोगे या होल का, जब ज्यादा होल नहीं होंगे कनेक्शन में या प्लेट में, तो खतरा थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। अब आप देखोगे एक आपने यहां प्रोवाइड किया, उसके बाद यहां पे प्रोवाइड नहीं किया, फिर आपने यहां पे प्रोवाइड किया, फिर आपने यहां पे प्रोवाइड किया, तो आप देखोगे कि जो आप यहां पे बोल्ट प्रोवाइड कर रहे हो, होल प्रोवाइड कर रहे हो, आप एरिया को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। एरिया को कम कैसे कर रहे हो, देखो पहले अगर मैं यहां पे यूज कर लेता, मान लिया यहां पे यूज करता, तो जब नेट एरिया आप निकालोगे, ए नेट वो होता है बी माइनस एन टाइम डी एच करके होता है, जनरल केस में होता है, इंटू टी। यहां पे क्या होता है कि आप नेट एरिया निकालते समय जितने ज्यादा रिविट्स यूज करोगे, जितने ज्यादा कनेक्शंस यूज करोगे, तो उससे क्या होता है, नेट एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर आप यहां पे नहीं यूज करते हो तो खतरा उतना ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो पिच होती है अगर हम यहां पे प्रोवाइड करते, देखो यहां पे, तो जब डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स लगता है तो सेपरेशन होने के चांस थोड़ा ज्यादा रहते हैं। लेकिन वही कनेक्शन अगर आप इंक्लाइंड प्रोवाइड करोगे तो कनेक्शन के सेपरेशन होने के या प्लेट के सेपरेशन होने के चांस थोड़ा सा कम रहते हैं, प्रैक्टिकली यहां पे देखा गया। तो इस वजह से क्या कर सकते हो, स्टैगर्ड के केस में थोड़ा सा खतरा कम रहता है, तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को ज्यादा प्रोवाइड कर सकते हो। कितना, 50% आपको इंक्रीज करना है, बस इतना याद रखना है। बाकी आप प्रीवियस डेटा से क्या कर सकते हो, कोरिलेट करा सकते हो। यह था टेंशन का। अब बात करते हैं यहां पे अगर स्टैगर्ड पिच है तो ये जो हम बात करना जा रहे हैं यहां पे, दैट इज टेंसाइल की बात कर रहे हैं। यहां पे इसको कट करिए, दैट इज यहां पे टेंसाइल की बात कर रहे हैं, टेंशन, ठीक है। तो ये टेंशन के केस में डेटा था। अब हम जो बात करते हैं यहां पे मैं लिख देता हूं स्टैगर्ड पिच इन टेंशन, तो ये डेटा था किसका, टेंसाइल का। अब डेटा की जो बात करते हैं वो बात करने जा रहे हैं, दैट इज कंप्रेशन। तो स्टैगर्ड पिच इन कंप्रेशन, किसकी बात कर रहे हैं, दैट इज कंप्रेशन, कंप्रेशन की बात करते हैं। जब कंप्रेशन की बात करोगे तो यहां पे जो वैल्यू है दैट इज कंप्रेशन फोर्स आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे दैट इज क्या हो जाएगा, दैट इज कंप्रेशन फोर्स हो जाएगा। अब मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जब कंप्रेशन का केस होता है तो उस केस में हमने देखा था 12T होता है और कितना होता है, 200 mm होता है। उसका 50% आप इंक्रीज कर दीजिए, तो अगर आप इंक्रीज करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 12T। तो इसका आंसर जब आप देखोगे दैट इज 18T आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 इंटू टी आ जाएगा। यहां पे अगर आप देखोगे तो सेम आएगा 18T और 300 mm, क्योंकि वहां पे भी कितना था, 200 mm। विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम होगा उसको आप कंसीडर करोगे। टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो सबसे ज्यादा थिन प्लेट होगी। अब यहां पे अगर बात करूं, यहां पे अब आंसर आपका 18T होगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो, ठीक है। 18T आप कंसीडर करोगे तो मैक्सिमम पिच यहां पे भी 50% इंक्रीज करते हैं टू वैल्यू ऑफ नॉर्मल पिच। जो नॉर्मल पिच आपने देखा था टेंशन और कंप्रेशन में, उसका कितना इंक्रीज करना है, 50% आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो डेटा को अगर आप टेंशन कंप्रेशन में नॉर्मल केस में याद कर लेते हो कि जब आपका इस तरीके से था, मतलब जो वैल्यू आप यहां पे ऐसे ले रहे थे, पिच नॉर्मल पिच की जो बात कर रहे थे, लेकिन स्टैगर्ड के केस में आपको कितना इंक्रीज करना है, 50% इंक्रीज करना होता है। तो डेटा को याद करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं कि अगला जो पार्ट आता है वो टैग सिस्टम आता है, टैग बोल्ट सिस्टम, टैग बोल्ट और टैग रिविट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद हम लोग कर लेते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज टैग और टैग बोल्ट रिविट सिस्टम, उसके बारे में डिस्कशन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज टैग बोल्ट और टैग रिविट सिस्टम, उसके बारे में हम लोग सिस्टम देखते हैं, क्या मतलब होता है। इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे बता दें गेट का हो या एसएससी जेई का हो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एसएससी जेई में भी इस पे पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन हमारा ये होगा दैट इज जो भी अगला होगा टैग बोल्ट्स और टैग रिविट्स सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हमको डिस्कशन करना, इसका मतलब क्या होता है।
देखो सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि टैग का मतलब क्या होता है, टैग बोल्ट्स क्या होते हैं। देखो टैग बोल्ट सबसे बड़ी चीज ये है, एक पॉइंट यहां पे लिखते हैं, टैग बोल्ट्स स्लैश रिवेट्स। टैग बोल्ट्स और रिवेट्स आर यूज्ड in structural member like flat section and plate section to act as यूनिट मेंबर मतलब उसको क्या करना है कि एक यूनिटी बना के रखे, दो मेंबर्स हैं उनको आपस में क्या रखना है, यूनिट की तरह काम करना, कि एक दूसरे के साथी बन के रहना है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट मेंबर। यूनिटी होनी चाहिए, एक सेक्शन की तरह काम करना चाहिए। टू एक्ट एज यूनिट मेंबर, लाइक यूनिट मेंबर की अगर बात करें, अब जो अगला पॉइंट इसमें हो सकता है ये टैग बोल्ट्स स्लैश रिवेट्स does not take any structural load। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में कई बार आपको मिलेगा टैग बोल्ट्स एंड रिवेट्स डज नॉट टेक्स एनी स्ट्रक्चरल लोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टैग बोल्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है। अभी मैं समझाऊंगा डायग्राम बना के, उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस केस में हमको टैग बोल्ट्स एंड सिस्टम में पी मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम दैट इज मैक्सिमम पिच, ठीक है। अब ये बात कर लेते हैं इसमें कि वैल्यू कितना कंसीडर करते हैं। तो इसमें आप देखोगे दैट इज सपोज इसमें अगर हम कोई कनेक्शन बना रहे हैं, दैट इज अगर आप देखोगे ये है, दैट इज इस तरीके से अगर आप कनेक्शन बना रहे हो, सपोज ये गसेट प्लेट है, इसमें आपने मेंबर को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमको क्या करना है, मेंबर को कनेक्ट करना है। ये है आपका मेंबर, क्लियर। ये आपका कनेक्शन है, ये गसेट प्लेट हो सकती है, दैट इज गसेट प्लेट का मतलब होता है कई मेंबर को कनेक्ट करना। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा कि गसेट प्लेट का मतलब क्या होता है। तो गसेट प्लेट का मतलब होता है कि कई मेंबर उसमें क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, एज मतलब वो एक्ट करता है एज ए जॉइंट। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज दिस बोल्ट, दिस इज दिस बोल्ट, क्लियर। इनको अगर मैं बात करूं तो इनको नाम जो दिया जाता है दैट इज, इनका जो नाम पड़ता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल बोल्ट, स्ट्रक्चरल bolts and take the load and transfer the load बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों में अंतर क्या होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं, सपोज दिस इज द क्रॉस सेक्शन, इस पे मान लिया आपने लगा दिया दैट इज टेंसाइल फोर्स P। कितना लगा दिया, टेंसाइल फोर्स P। अब इसमें अगर हम बात करें तो यहां पे भी क्या होता है कि प्रोवाइड कर दिया, सपोज दिस और दिस, इस तरीके से आपने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। इनका जो नाम अगर हम देखें तो इनको बोलते हैं दैट इज, सबका नाम अगर हम लिखें दैट इज, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, दैट इज दिस इज कॉल्ड टैग बोल्ट्स आर रिवेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिवेट्स, ठीक है। ये आपका आता है दैट इज टैग बोल्ट्स एंड रिवेट। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कंसिडर किया जाता है, तो इसमें अगर हमें जोड़ना है तो हम ये देखेंगे ये होता, ये क्या है,
ये इसकी अगर बात करें टू प्लेट सेक्शन और टू फ्लैट सेक्शन। दो प्लेट हैं और दो फ्लैट सेक्शन हो सकते हैं, उनको आपस में क्या करना होता है, जोड़ना होता है। कैसे होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम बात करें, सपोज ये दो सेक्शन है, अगर आप देखोगे इनको आपस में मुझे जोड़ना है, ठीक है, दैट इज दो सेक्शन है, ठीक है। ये दो सेक्शन आपको प्लेटें दिख रही होंगी, इनकी कुछ ना कुछ थिकनेस है और कुछ ना कुछ इनकी लेंथ है, कुछ ना कुछ इनकी क्या है, विड्थ है। इनको आपस में क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है इनको। अगर तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर अगर आप देखोगे आपस में यूनिटी काम करेंगे, तो अगर आप देख सकते हो बोर्ड पे इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसमें प्रोवाइड कर दिया बोल्ट और रिवेट, ठीक है। इधर प्रोवाइड किया तो आपको इधर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रहे, क्लियर। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप देखोगे इनको एक यूनिटी मेंबर की तरह काम करना होगा, तो यूनिटी मेंबर काम करने के लिए आप क्या करोगे, इसके अंदर एक बना दोगे, दैट इज बोल्ट। क्या बना दोगे, बोल्ट बना दोगे। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, लगा दिया, ठीक है। यहां पे भी लगा दिया, फिर यहां पे भी लगा दोगे और यहां पे भी लगा दोगे और यहां पे भी लगा दोगे। तो आप देखोगे कि ये एक मेंबर आप देख सकते हो यूनिटी की तरह काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। ऐसे आप यहां पे भी लगा दोगे। तो कुछ डायमंड के जो बोल्ट और रिवेट होते हैं उनको कनेक्ट करा देते हैं, ताकि एक दूसरे से क्या हो कि ये जो मेंबर हो यूनिटी की तरह काम करें, एक दूसरे से मिल जाएं और इनकी थोड़ा सा मजबूती आ जाए। प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं। सपोज आप शर्ट पहनते हो, शर्ट में जो बटन्स होती हैं उनका कोई लोड थोड़ी लेते हैं, सिर्फ आपस में क्या होता है, दो पोर्शन आकर के आपस में जुड़ जाते हैं। वो जुड़ जाते हैं तो उनका काम क्या होता है कि बोल्ट आप जो आपने शर्ट पहनी होती है, उन बटन का काम ऐसा तो होता नहीं कि वो बहुत सारा लोड लेते हैं, सिंपली आप पहनते हो शर्ट को। तो शर्ट में क्या होता है कि वो एज एक्ट करते हैं यूनिट मेंबर की तरह, कि दोनों मिलकर के एक शर्ट बन जाते हैं। तो कभी भी इसीलिए आप देखते होगे कि बटन पे लोड नहीं आता है, सिंपली वो एक दूसरे के कनेक्शन होता है, मतलब आपस में यूनिटी की तरह काम करते हैं। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो यहां पे क्या काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिटी और डज नॉट टेक एनी स्ट्रक्चरल लोड। ये लोड नहीं लेते हैं, ये आपस में एक तरीके से क्या होता है, यूनिटी की तरह काम करते हैं। किसकी तरह, यूनिटी की तरह। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पे अगली जो हम बात करें वो ये करते हैं कि कितना वैल्यू इसमें कंसीडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पे जो वैल्यू आप देख रहे हो दैट इज दिस वैल्यू, इसको मैं बोलूंगा दैट इज पी मैक्स। क्या बोलता हूं, दैट इज पी मैक्स। ये होता है 32T और दैट इज 300 mm, ठीक। अब फ्रेंड्स यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे पी मैक्स कितना होना चाहिए, पी मैक्स इजकल टू दैट इज 32 और दैट इज 300 mm और विच एवर इज लेस, whichever is less। जो इनमें से कम होगा, T की बात अगर करें तो T यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज थिकनेस ऑफ दैट इज थिनर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। आप इस तरीके से इसको रिमेंबर कर सकते हो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, टैग बोल्ट्स आर रिवेट्स डज नॉट टेक एनी लोड, डज नॉट टेक एनी लोड। ये लोड नहीं लेते हैं और लोड को ट्रांसफर भी नहीं करते हैं। लेकिन ये वाले जो बोल्ट आप देख रहे हो जो कनेक्शन के साथ हैं, जैसे ही लोड आएगा वो क्या करेंगे, इससे ये जो मेंबर से ट्रांसफर कर देंगे इस कनेक्शन पे। तो इनको जो है ज्यादा उसी हिसाब से उनकी जो डिस्टेंस होती है, अगर इनकी बात करूं मैं तो इनकी जो वैल्यू आप देखोगे तो वही वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी जो अभी हम तक पढ़ते आ रहे थे। दैट इज अभी हमने क्या पढ़ा था, 16T और 200 mm, सेम वही कॉन्सेप्ट। जो लोड लेगा उसको खतरा ज्यादा, तो इसलिए उसकी वैल्यू कितना रखोगे, 16T रखोगे या 200 mm रखोगे। लेकिन भैया ये तो लोड ले ही नहीं रहे हैं तो इनको खतरा नहीं, ये तो एक मेंबर से दूसरे मेंबर से जुड़ रहे हैं, सिर्फ यूनिटी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस वजह से देख सकते हो इसकी जो डिस्टेंस है वो 16 का कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना हो गया, 32T हो गया। तो कितना आसान है कि आप अगर कॉन्सेप्चुअली समझोगे कि टैग बोल्ट का मतलब क्या होता है तो आप आंसर आसानी से एग्जाम में लगा सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका दैट इज टेंशन मेंबर का। अगला टॉपिक हमारा आता है दैट इज
अब हम पढ़ेंगे दैट अगर हाँ एक बात और, अगर मान लिया कि यही कंप्रेशन में होता तो आप वही डेटा फिर से याद कर सकते हो कि अगर इसमें हम क्या करेंगे दैट इज 50% फिर से क्या कर देंगे, इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ये टेंशन में पूछा है तो आपको ऐसे लिखना है, अगर वो कंप्रेशन में पूछेगा तो आप 50% यहां मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम लास्ट केस पढ़ लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। लास्ट केस ये है कि अगर मान लिया कि मुझे एंगल सेक्शन टी सेक्शन का यूज करना हो, उस केस में हम कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम अगला टॉपिक देखें, अगला टॉपिक ये है कि है सेम कहानी लेकिन उसमें ये है कि सेक्शन चेंज हो गया। सेक्शन का मतलब ये हो सकता है, अगर हम बात करें तो अगले टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो ये आता है, दैट इज नेक्स्ट इज इफ अ स्टील स्ट्रक्चर, अगर हम बात कर लें नेक्स्ट ही तो दैट इज इफ अ स्टील स्ट्रक्चर, इफ अ स्टील स्ट्रक्चर लाइक सेक्शन, जैसे अगर हम बात करें चैनल सेक्शन की बात कर सकते हैं, दैट इज चैनल सेक्शन, चैनल सेक्शन हो सकता है, एंगल सेक्शन हो सकता है, दैट इज एंगल सेक्शन स्लैश टी सेक्शन हो सकता है, दैट इज टी सेक्शन। चाहे एंगल सेक्शन की बात करें, चैनल सेक्शन की बात करें, टी सेक्शन की बात करें, देन it is connected by tack rivet, then it is connected by tack rivets or tack bolts, इन्हीं मेंबर को कनेक्ट करना है, ठीक है। टैक बोल्ट्स और टैक रिवेट्स एक्ट एज अ यूनिट मेंबर, acts as a unit member। फिर से वही बात आ गई कि आपस में इनको कनेक्शन तो कराना है, और दूसरी बात ये एक तरीके से आप देखोगे यूनिट मेंबर की तरह काम करना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया। अब बात कर लिए टैग बोल्ट सिस्टम की, तो इसका मतलब है टैग बोल्ट सिस्टम डज नॉट टेक एनी लोड, टैग बोल्ट्स डज नॉट टेक एनी लोड, ये लोड को नहीं लेते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहां पे डेटा की दो बात आती हैं कि यही सिस्टम था, इसको हम समझ लेते हैं, इसी डायग्राम में चीजों को बताएंगे। अगर हम देखें टैग बोल्ट सिस्टम है, लेकिन इसमें अगर हम बात करें तो इसी सिस्टम में मैंने क्या किया, आप इसको मिटा सकते हो, चेंज कर सकते हो। इस तरीके से मैंने क्या किया, ये है आपका एंगल सेक्शन, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। एंगल सेक्शन हो सकता है, चैनल सेक्शन हो सकता है, ठीक है। यहां पे टू प्लेट सेक्शन की बजाय आप यहां पे लिख सकते हो दैट इज टू एंगल सेक्शन, दैट इज टू, अभी कैसे है अभी हम डायग्राम से बताते हैं, टू एंगल सेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे जो वैल्यू कितना कंसिडर करना है। अगर ये मान लिया, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो यहां पे सबसे पहले मैं कंसिडर कर रहा हूं दैट इज टेंसाइल फोर्स, ध्यान दीजिएगा, दैट इज टेंसाइल। तो पहला केस अगर मैं बात करूं दैट इज फर्स्ट टेंसाइल फोर्स, ठीक है। टेंसाइल फोर्स अगर लग रहा होता तो मैं उसको थोड़ा सा समझता हूं, कैसे ये सिस्टम बना उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। सपोज यही सेक्शन है और इस सेक्शन को मैं इसको ऐड कर लेता हूं, दैट इज दिस, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप देखो तो इसको कनेक्शन को मुझे बनाने के लिए एंगल सेक्शन का यूज करना पड़ेगा। वो कैसे हम बनाते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आप देखोगे ये सेक्शन मैंने क्या कर दिया, एंगल सेक्शन बना दिया। अगर आप इसको थोड़ा सही से देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाए। ये हो गया दैट इज एंगल सेक्शन। आपको आई होप क्लियर हो रहा होगा, इस तरीके से आपको क्या है, एंगल सेक्शन है। एंगल सेक्शन कैसे, अगर एक ये पार्ट हो गया और एक पार्ट क्या हो गया, ये दोनों को आपस में मुझे क्या कराना है, दैट इज कनेक्ट कराना है। क्या कराना है, कनेक्ट कराना है। जब दोनों को आपस में मुझे कनेक्ट कराना है तो मैं क्या करूंगा कि इनके सिरों पे इस तरीके से अगर आप देखो तो इस तरीके से आप बना सकते हो,
इसमें देखो यहाँ पे होल है, तो आप इसको ऐसा करिए ताकि इसका जो कनेक्शन है वो आ जाए, होल उसके सामने आ जाए। देखो आप सामने से देखोगे आपको ब्लैक डार्क दिख रहा होगा, पीछे से देखोगे तब भी ब्लैक डार्क आपको दिखाई पड़ रहा होगा। अब क्या करते हैं हम लोग हैं, इनको यूनिट मेंबर की तरह काम करने के लिए इसमें फिर से क्या करते हैं हम लोग, एक यहाँ पे होल करते हैं। क्या करते हैं, होल करते हैं। हमने होल कर दिया यहाँ पे, और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये यूनिट मेंबर की तरह क्या करता है, काम करता है। तो आप देख सकते हो ये एंगल सेक्शन है, और जिसमें मैंने क्या कर दिया, बोल्ट लगा दिया, या होल में आपने क्या कर दिया, रिवेट लगा दिया। तो आप देखोगे कि ये एक यूनिट मेंबर की तरह देखो एंगल सेक्शन क्या कर गया, काम कर गया। जब एंगल सेक्शन एक यूनिट मेंबर की तरह काम कर जाता है, ये लोड नहीं लेता है, ये लोड नहीं लेता है। ये मैं जो व्यू बनाया हूं, ये आप देखोगे सामने से, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे, अगर मैं सेक्शन को बना दूं तो इस तरीके से सेक्शन है। ये वाली पट्टी आपको ये वाली दिखाई पड़ रही है, ठीक है। ये वाला जो आप होल देख रहे हो, ये वाला ये होल देख रहे हो, ये सामने के होल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हो दैट इज द आपका दिस, ठीक। अब यहां पे अगर बात करें, अगर टेंशन मेंबर लिए हो तो आपको जो ये पिच रखनी है, ये नॉट ग्रेटर देन दैट इज 1000 mm। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका टेंसाइल फोर्स होगा तो इनके बीच में आप डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, क्योंकि ये लोड ही नहीं ले रहे हैं। जब कोई इंसान लोड ही नहीं लेगा तो उस केस में इनको यूनिटी काम कराना, तो बस ये एक दूसरे से जुड़े रहें, बस इनका पर्पस यही होता है टैग बोल्ट का। तो उस केस में आप डिस्टेंस को क्या कर सकते हो, 1000 mm के आसपास रख सकते हो। लेकिन ये है पी मैक्स में अगर हम बात करें, पी मैक्स दैट इज नॉट ग्रेटर देन 1000 mm। दूसरी बात करें, दूसरा केस ये हो सकता है कंप्रेशन मेंबर। अगर कंप्रेशन की तरह काम कर सकता है, कंप्रेशन मेंबर की तरह काम करेगा, या कंप्रेशन फोर्स होगा, तो क्या कितना रखना है। अब एक बात और बता दे, अब आ गया कंप्रेशन। तो कंप्रेशन में अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टेंस दे दोगे तो थोड़ा बहुत बकलिंग हो सकती है। तो यहां पे क्या करना पड़ता है कि पी मैक्स जो हमें रखना होता है, पी मैक्स नॉट ग्रेटर देन दैट इज 600 mm। कितना रखना पड़ता है, 600 mm, मतलब 600 के आसपास आपको रखना पड़ता है। अब ऐसा क्यों करना पड़ा, मैं देखता हूं। सपोज आपने एंगल सेक्शन को, ये बोल्ट होल जो आप बना रहे थे, बहुत ज्यादा दूरी पे कर दिए, यहां पे आपने एक कर दिया, एक आपने यहां पे कर दिया, तो थोड़ा बहुत क्या है कि बीच में आप देखोगे कि इस तरीके से इसके बीच में लोकल बकलिंग हो सकती है। कैसी हो सकती है, लोकल बकलिंग, मतलब लोड अगर आएगा, ट्रांसफर कर रहे होगे या डिस्टेंस ज्यादा, अगर आप, मैं शर्ट की बटन की बात करूं, एक बटन मैंने यहां दे दी, एक बटन मैं यहां पे दे दूं, तो आप देखोगे बीच में जो शर्ट होती है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, सैगिंग आ जाता है। इसी वजह से जो शर्ट की बटन्स भी होती हैं उनको भी प्रॉपर डिस्टेंस, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा शर्ट में भी डिस्टेंस दे दी तो आप देखोगे शर्ट का पोर्शन बकलिंग में आ जाता है या सैगिंग आ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो अगले केस की अगर मैं बात करूं तो ये जो डिस्टेंस आप देखोगे, अगर ये लोड क्या कर दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंप्रेशन पी कर दें, इसको मैं क्या लिख दूंगा, दैट इज कंप्रेशन लिख दूंगा, दैट इज कंप्रेशन लिख दूंगा। तो उस केस में ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, तो ये कितना आपको लेना पड़ेगा, दैट इज, आप पहले 1000 लिखना है जब टेंसाइल रहेगा, और जब कंप्रेशन रहेगा तो वो डिस्टेंस आपको दैट इज नॉट ग्रेटर देन 600 mm। 600 mm से ज्यादा आपको नहीं रखना है। अब ध्यान दीजिए कैसे याद करना है, याद करने का बहुत अच्छा तरीका, टेंसाइल होगा खतरा कम, क्योंकि बकलिंग के कोई चांस नहीं, तो डिस्टेंस आप बढ़ा सकते हो। लेकिन वही अगर लोड कंप्रेशन में आ गया तो बकलिंग के चांसेस हो जाते हैं, तो डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। कितना कम कर दिया, 400 कम कर दिया, 400 कम कर दिया, कितना आ गया, 600 आ गया। तो डेटा याद करने का तरीका आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई दिक्कत है तो मैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने पूरी कोशिश की है चीजें आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाए, और इसको आप अगर समझ लोगे तो आपको हर डेटा ऐसे याद हो जाएगा। मैं स्टील में हर डेटा ऐसा याद कराऊंगा कि आपको रटना ही ना पड़े। यही मेरा कॉन्सेप्ट आरसीसी में भी रहता है, और यही आपका मेरा कॉन्सेप्ट जो रहता है वो स्टील में रहता है। और चाहे आप इन्वायरमेंट पढ़िए, वहां पे भी मैं डेटा को ऐसे ही रिमेंबर करता हूं। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो डेटा याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। आप यही कॉन्सेप्ट हर जगह लगा सकते हो कि मैं डिस्टेंस कम क्यों लेता हूं, ज्यादा क्यों लेता हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास था वो यहीं तक हम लोग एंडिंग करते हैं, और अगला जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे लैप जॉइंट क्या होता है, और उसके बाद बट जॉइंट क्या होता है, उसका फेल्योर क्या होता है, उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।